ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टुडे इस लेक्चर नंबर 18। आज हम जनाब उसके अंदर मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक्स पढ़ेंगे विच इज़ फेवरेट फॉर दी पार्ट 1 एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए इसमें जो फिजियोलॉजी हमने डिस्कस करनी है वो हर्ट साउंड्स के बारे में है। ठीक है कि हर्ट साउंड्स हमारे पास किस किस फेजेस के अंदर हमें सुनने को मिलते हैं, उसकी नॉर्मल कौन सी करेक्टर होती है और एबनॉर्मल करेक्टर हम फिर पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज आता है वो ये है एमसीक्यू नंबर 1 कि S1 फर्स्ट हार्ट साउंड which is S1 is produced during डैश। ठीक है, एक एमसीक्यूज ये है। सेकंड एमसीक्यूज इसका ये आता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड is produced due to डैश। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, यू हैव टू फोकस इन द एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में क्या फर्क है? इसमें यह है कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ऑफ ड्यूरिंग, किस चीज के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे है कि प्रोड्यूस ड्यू टू, किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डैश, तो आप लोगों का जो आंसर है दैट इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। ठीक है जी, आइसो वॉल्यूमिक कंट्रैक्शन फेस। अब ये हम डिस्कस करेंगे, उसकी कंसेप्ट समझेंगे कि आइसो वॉल्यूमिक कंट्रैक्शन से मुराद क्या है। लेकिन हार्ट के अंदर डिफरेंट फेजेस चलती है। कार्डियक साइकिल के अंदर कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल इज डायस्टोल। फिर कंट्रैक्शन के कई फेजेस है, कई स्टेजेस है। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन या आइसो वॉल्यूमिक कंट्रैक्शन हार्ट के अंदर जब भी होगी उस टाइम पे कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा? फर्स्ट हार्ट साउंड। और फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती किस वजह से है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो आंसर है दैट इज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व स्टैंड फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब आते हैं इसकी फिजियोलॉजी की तरफ। हम यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इस फिजियोलॉजी के साथ अगेन वी विल कोरिलेट दिस एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो देखें, हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम से आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत कुछ चीज़ें वो कवर हो जाएगी। दिस इज द सिंपल हार्ट, ठीक है, विच इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसके दरमियान यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेप्टम होता है। दिस इज अ सेप्टम विच सेपरेट द अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड दिस सेप्टम सेपरेट लोअर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टम, क्योंकि इसका एक साइड पे राइट एट्रियम है, दूसरे साइड पे लेफ्ट एट्रियम है। तो यहाँ ये जो ऊपर वाला चेम्बर है दैट इज राइट एट्रियम, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। फिर इसके नीचे ये वाला जो चेम्बर है, इस साइड पे राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और इस साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ सेप्टम विच सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम दी लेफ्ट एट्रियम। इस सेप्टम का नाम क्या है? एट्रियल सेप्टम। ये वेंट्रिकल को सेपरेट करता है तो उसका वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम है। और ये जो दरमियान में ये ब्लू वाला लाइन है, ये ऊपर 2 एट्रिया को नीचे 2 वेंट्रिकल से सेपरेट रखता है, तो उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, अब देखें इस राइट एट्रियम के अंदर ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मेजर वेन लाती है दैट यू पीपल नो सुपीरियर वीना केवा, और नीचे से जो मेजर वेन है जो राइट एट्रियम को ड्रेन होगी एंड दे गिव देयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज इंफीरियर वीना केवा। तो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा बोथ कैन कैरी डीऑक्सी ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाएगी? राइट एट्रियम से ब्लड नॉर्मली किधर जाती है? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम जब ब्लड राइट वेंट्रिकल को देगी तो यहाँ पे एक वाल्व है एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये भी याद रखें, वाल्व के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं फिजियोलॉजी में
कौन सा वाल्व कहाँ पे है? So the valve which is present between right atrium and right ventricle, that is known as a tricuspid valve. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल को पहुंचती है तो राइट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकलती है और वो पल्मोनरी आर्टरीज देती है। तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द डायग्राम रिमेंबर कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए किधर जाएगी? लंग्स को जाएगी। तो दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज, इसको हम कहेंगे कि दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगी तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा? हाँ जी, इसके दरमियान यहाँ पे एक वाल्व होता है, दे आर कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। सो पल्मोनरी वाल्व इज अ स्ट्रक्चर which can allow the blood from right ventricle to pulmonary arteries. How many pulmonary arteries we have? 2n numbers. Pulmonary arteries are totally 2n numbers. ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, लंग्स के अंदर जब ब्लड डीऑक्सी आकर क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो यहाँ से ब्लड वापस जनाब पल्मोनरी वेन्स के जरिए किस एट्रियम में जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। तो दीज आर दी पल्मोनरी वेन्स, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। दीज आर पल्मोनरी वेन। याद रखें एमसीक्यूज में पल्मोनरी वेन्स आर टोटली 4 इन नंबर्स, ये 4 होते हैं। ठीक है, और पल्मोनरी वेन ब्लड को ड्रेन करके लेफ्ट एट्रियम को देंगे। लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड रिसीव करेगा तो लेफ्ट एट्रियम को ब्लड जब आता है तो लेफ्ट एट्रियम आगे ब्लड किस वेंट्रिकल को देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आएगी बाय द हेल्प ऑफ विच वाल्व? आंसर इज माइट्रल वाल्व, या इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड आती है तो यहाँ से ब्लड निकलती है द मेजर आर्टरी विच इज इयोटा। तो यहाँ पे इयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड इयोटिक वाल्व, इसको हम नाम देते हैं इयोटिक वाल्व। तो पहले तो ये सर्किट समझना चाहिए। ये सर्किट अगर आप लोग इंशाल्लाह समझेंगे तो आगे इसके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखें, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ पे कौन सी ब्लड आई थी? राइट एट्रियम में डीऑक्सी ब्लड, यहाँ पे भी डी। राइट साइड को डीऑक्सी पार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और जब लंग्स में वंस दिस डीऑक्सी ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड तो फिर ये पूरा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड पार्ट ऑफ द हार्ट बन जाता है। अब इधर एमसीक्यूज ये है कि नेवर ऑल चेंबर्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड नेवर ऑल रिलैक्स एट द सेम टाइम। जब राइट एट्रियम को ब्लड आती है उसी टाइम पल्मोनरी वेन किसको भी ब्लड दे रहा होता है? लेफ्ट एट्रियम। तो बोथ एट्रियाज रिसीव द ब्लड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। और हार्ट की जो फीलिंग है, ब्लड की फीलिंग, वो किस फेज में होती है? वो डायस्टोल में होती है। जब हार्ट के मसल रिलैक्स होंगे तो एरिया बढ़ जाती है और उसमें मैक्सिमम फीलिंग होगी, और जितना मैक्सिमम फीलिंग होगी उसको इजेक्ट करने के लिए हार्ट के मसल क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, उसको सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोलिक फेज में ब्लड की इजेक्शन होती है, डायस्टोलिक फेज में हार्ट की फीलिंग होती है। फोकस करेंगे तो समझ आएगी। लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया दोनों क्या रहेंगे? रिलैक्स रहेंगे। एट्रियल डायस्टोल रिलैक्स रहेंगे तो दोनों साइड से इसको क्या आएगी? ब्लड आएगी। एक वक्त आएगा कि दोनों एट्रियाज ब्लड से क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। जब ये फेल हो जाएंगे तो ये आगे इन दोनों वाल पे प्रेशर लगाएंगे कि नहीं? जब ये इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो ये किस वाल पे प्रेशर लगाएगा? ट्राइकस्पिड। और ये किस पे लगाएगा? माइट्रल वाल। और अगर इसके अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड आ जाए कि द प्रेशर बिकम मोर देन द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर दीज वाल्व, तो ये वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो जो ही ये ओपन हो जाएंगे तो ब्लड राइट एट्रियम से किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और जब ये मैक्सिमम ब्लड इन दोनों वेंट्रिकल्स को देगा, ये जब दोनों ब्लड ये वेंट्रिकल को देगा तो फिर ये दोनों एट्रियाज, इसके अंदर वॉल्यूम क्या रह जाएगा? ब्लड की कम रह जाएगा। तो फिर वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो फिर ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। व्हेन दीज टू वाल्व क्लोज, कौन से वाल्व? दो वाल्व कौन से हमने बात की थी? कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइकस्पिड प्लस मेट्रल वाल्व। इन दोनों वाल्व की कॉम्बिनेशन को
हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली एवी वाल्व। इसको हम क्या कहते हैं, एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। नीचे हम जाएंगे, मजीद ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, नीचे कौन से वाल्व बच गए, पल्मोनरी प्लस अयोर्टिक वाल्व। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेमी लूनर वाल्व। तो अयोर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। फोकस करें शाबाश। यह पे लोग एमसीक्यूज पूछते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज ये है, ये एमसीक्यूज भी ऐड करें। अब आप लोगों को ये बहुत आसान हो जाएगा। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग इन द एग्जाम। देखिए, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ ventricles occur in, इसके ऑप्शन आते एग्जाम में, रैपिड फिलिंग, फिर होता है स्लो फिलिंग, और एक होता है एट्रियल सिस्टोल। व्हाट इज सिस्टोल मीन फॉर, इट इज मीन कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। और डी कोई और ऑप्शन भी देते हैं, वो जो भी हो, हमारा आंसर इसके अंदर है। इधर देखे, लिखने से पहले फोकस करेंगे तो समझ आएगी। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा ब्लड किसको दे रहे थे, राइट एट्रिया, और ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया। और जब ये ब्लड लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, डायस्टोल में होंगे। जब इसके अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड की, तो फिर वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेशर लगाएगा आगे इन दोनों वाल्व पे, और उस वॉल्यूम की वजह से, एमसीक्यूज है, इस वॉल्यूम की वजह से ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अभी तक एट्रिया की कंट्रैक्शन नहीं हुई है, एट्रिया इज इन द रिलैक्स स्टेट, बट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो प्रेशर बढ़ गई है, उसने इन दोनों वाल्व को क्या किया है, ओपन किया है। और जब ये ओपन होगा तो प्रेशर ज्यादा की वजह से ब्लड तेजी के साथ आएगा क्या नहीं। इनिशियल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल when these two valves are suddenly open, that is called rapid filling phase। उसको क्या कहते हैं, रैपिड। तो इधर वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो एक दम में ज्यादा ब्लड आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तकरीबन 60 to 65% ब्लड रैपिड फिलिंग फेज में आएगा। और जब इधर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए तो स्टिल ये वाल्व तो क्लोज होंगे ना, तो थोड़ा आहिस्ता फिर ब्लड जाएगा। तो रिमेनिंग 20 to 25% ब्लड किस फेज में जाएगा, शाबाश, स्लो फिलिंग में। अब इधर फोकस करें एमसीक्यूज। कुछ वॉल्यूम ब्लड का रह जाएगा जो बहुत कम होगा, तो फिर उस कम वॉल्यूम को इधर तक लाने के लिए एट्रिया की सिल क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, और कंट्रैक्शन से वो कम वॉल्यूम क्या करेगी, वो बाहर निकालेगी। तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से कितना परसेंट ब्लड आ सकता है, 10 to 15%। तो देखे, जो बहुत से मेजॉरिटी के डॉक्टर्स होते हैं जिसकी कंसेप्ट इतनी अच्छी नहीं होती फिजियोलॉजी की, वो क्या सोचते हैं कि एट्रिया कंट्रैक्ट करेगी तो ब्लड आगे जाएगी। हम कहते हैं ना कि एट्रियल कंट्रैक्शन विल गिव ब्लड टू द वेंट्रिकल। नहीं, कैन वी नीड एट्रियल कंट्रैक्शन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड फिलिंग, नो वी डू नॉट नीड, क्योंकि एट्रियल कंट्रैक्शन कंट्रीब्यूट हाउ मच फिलिंग, ओनली 10 to 15%। तो ये ज्यादा है कि बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में तो एट्रिया की कंट्रैक्शन खराब होगी, बट स्टिल मैक्सिमम क्या हो सकती है, फिलिंग हो सकती है। क्योंकि मैक्सिमम फिलिंग ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना इन दोनों वाल्व की ओपनिंग के चांसेस ज्यादा होगी। बात समझ गए कि नहीं। अब इधर फोकस करें, तो मैक्सिमम फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल किस में होती है, रैपिड फिलिंग में। मिनिमम फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल किस में होगी, एट्रियल सिस्टोल में। ये एमसीक्यू सुन ले, ठीक है। अब इधर देखें, जब ये दोनों एट्रिया पूरा ब्लड किसको देंगे, दोनों वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल किस फेज में है, रिलैक्स फेज में है, ये ब्लड ले रहे हैं। ये वाल क्लोज है कि ओपन है, ये तो आगे क्लोज है ना अभी, ये भी क्या है, क्लोज है, और ये दोनों क्या है, ओपन है। जब पूरा ब्लड आ जाए तो ये दोनों वाल क्या हो जाएंगे, क्लोज। एट द सेम टाइम ट्राइकस्पिड भी क्लोज होगा और माइट्रल भी, और इन दोनों की क्लोजर से हमें एक साउंड मिलेगा कि नहीं, और इन दोनों वाल की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एवी वाल। तो एवी वाल की क्लोजर से जो हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम S1 कहते हैं। सो फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द
क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। क्लियर है? तो क्लोजर ऑफ एवी वाल्व के अंदर कौन सी चीज आती है? माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। एमसीक्यूज अब सुन ले, ब्लड अभी किधर है? अदनान बताएगा, ब्लड किधर है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ब्लड आई है ना, तो वेंट्रिकल भर गई है। अब वेंट्रिकल ये ब्लड तो आगे देगी ना, लेकिन जो ही सारा एट्रिया अपनी ब्लड किसको दे? वेंट्रिकल, और ये दोनों वाल्व क्या हो जाए? क्लोज। तो अभी वेंट्रिकल इस ब्लड के ऊपर अपना क्या स्टार्ट करने लग जाएगी? कंट्रैक्शन, क्योंकि इसने तो अभी ब्लड निकालना है। तो ब्लड आगे जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? आगे जाएगी। इधर फोकस। लेकिन जब ब्लड वेंट्रिकल को फिल करे तो आगे वाल स्टिल क्या है? और ऊपर भी क्या हो गए? क्लोज। तो बोथ वेंट्रिकल्स एक्ट एज अ क्लोज चेम्बर्स। ये क्लोज हो गए कि नहीं? इसको न ऊपर से कुछ अभी आ रहा है और न आगे की तरफ ये कुछ दे रहे। तो अब जिस वॉल्यूम ब्लड का जो वॉल्यूम है किसके अंदर? वेंट्रिकल पे, इसके अंदर कुछ चीज ऐड या डिलीट हुई है? नहीं। तो ये जो कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी वो उसी वॉल्यूम पे करेगी जो इसके अंदर है ना, तो उस कंट्रैक्शन को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इनिशियल फेज ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। और जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन ये स्टार्ट करेगी तो उसी टाइम ये दोनों वाल क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अगर ये ओपन हो जाती फिर आइसो का नाम आ सकता था? नहीं, फिर तो ब्लड आ रहा था। जब यहां से ब्लड आना खत्म हो गया तो इसकी क्लोजर हो गई ना, और इसकी क्लोजर पे इसने कौन सा कंट्रैक्शन स्टार्ट किया? आइसोवॉल्यूम। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल का मतलब इन दोनों की क्या है? क्लोजर है। और क्लोजर से कौन सा हार्ट आता है? S1। तो S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ, बट इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द वेंट्रिकल? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को यही एमसीक्यूज बताएगा कि भाई फर्स्ट हार्ट साउंड तो पैदा एवी वाल्व की क्लोजर से होती है, लेकिन वेंट्रिकल की किस फेज में होगी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड। इधर देखे, मैं एक टेबल बनाने लगा आगे, लेकिन इधर अब ब्लड किसके पास है? वेंट्रिकल्स के पास है। अब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से बढ़ गया। तो ये आगे प्रेशर किस पे लगाएगा? राइट साइड पे किस वाल पे लगेगा? हाँ जी, पल्मोनरी वाल, और एयोर्टिक वाल पे लेफ्ट साइड पे। तो दोनों वाल क्या हो जाएंगे? ओपन। तो ये दोनों वाल ओपन होकर ब्लड बाहर जाएगा ना, तो जब बाहर जाएगा तो कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा? ये गलत लोग करते हैं। ओपनिंग ऑफ द वाल डजंट प्रोड्यूस एनी साउंड। दरवाजा खोलना प्रोड्यूस नहीं, जब दरवाजा बंद करते तो ओपनिंग ऑफ द हार्ट वाल विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड अनटिल अनलेस देयर इज नो पैथोलॉजी, लेकिन ऑलवेज क्लोजर ऑफ द वाल कैन प्रोड्यूस साउंड। अब इधर फोकस करें, जब ब्लड बाहर जाएगी ब्लड, तो फिर इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो वो उतना प्रेशर नहीं होगा कि इन दोनों वाल को क्या रख सके? ओपन। तो ये दोनों वाल क्या हो जाएंगे? बंद। तो इन दोनों वाल को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? सेमिलूनर वाल। सेमिलूनर वाल की क्लोजर से जो हार्ट साउंड आएगी उसको हम S2 हार्ट साउंड कहते हैं। लेकिन इधर देखें, जब ये क्लोज हो जाएंगे तो उसमें वॉल्यूम क्या था? कम हो गया था। तो ये अपना आप क्या स्टार्ट करने लगा? डायस्टोल। लेकिन स्टिल वो ऊपर वाले दोनों वाल्व क्या थे? बंद है, क्लोज, और ये भी क्लोज हो गए। तो ये सेम वॉल्यूम पे, चाहे वो कम वॉल्यूम, इस पे क्या स्टार्ट करेगा? रिलैक्सेशन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा? S2। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? S1। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या प्रोड्यूस होगा? S2। एवी वाल क्लोजर से क्या प्रोड्यूस होगा? S1। सेमिलूनर वाल क्लोजर से S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? ये इसके जनाब बिल्कुल क्लिनिकली एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार वो एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो देखिए, हम एक टेबल बनाते हैं। इसका टेबल बनाकर इसकी जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चन है वो आप लोगों को इंशाल्लाह अभी मैं क्लियर कराऊंगा। तो ये डायग्राम यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को इसके साथ साइड बाय साइड समझा सकूँ। तो देखिए, यहाँ पे लेके हार्ट साउंड, ये टेबल बना एमसीक्यूज के लिए। हार्ट साउंड, ठीक है। हार्ट साउंड्स के साथ यहाँ पे लेके रीजंस कि क्यों आते हैं ये रीजंस, ठीक है। और यहाँ पे लेके नोट्स, आखिर में नोट्स भी लेके, कमेंट्स को हम कहते हैं नोट्स या कमेंट्स, ठीक है जी। तो हार्ट साउंड, रीजन, नोट्स या कमेंट्स, इसमें हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पे S1 स्टैंड फॉर फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड की रीजन क्या है? आंसर इज आइसो
वॉल्यूमिक क्या चीज, कंट्रैक्शन। ये किस में आता है, आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। और किस वजह से प्रोड्यूस होता है, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। अभी हमने पढ़ा है कि नहीं थोड़ी देर पहले कि भाई द रीजन बिहाइंड S1 हर्ट साउंड इज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। और जब एवी वाल्व की क्लोजर होती है तो ये जो वेंट्रिकल है उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान और एवी वाल्व की क्लोजर की वजह से हमें कौन सा हार्ट साउंड आता है, S1 आता है। S2 लिखे नीचे, S2 बताए एनीवन। S2 हमें कब सुनने को मिलता है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में। कि आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन और क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। वेरी गुड। तो सेमिल्यूनर वाल्व, इसके अंदर हमारे पास पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व आती है। ठीक है जी, ये S1 है और नीचे S2 है। अब इसकी कमेंट्स में सिर्फ ये याद रखना है जो S1 साउंड है फिजियोलॉजिकली इट इज लॉन्गर देन S2। जो इसकी ड्यूरेशन है ये क्या है, ये लॉन्गर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखे पॉइंट याद रखिए, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें S1 कमेंट्स में लेके नोट में MCQs, S1 इज लॉन्गर देन S2, लॉन्गर देन S2। ओके, बट हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड है एंड इंटेंसिटी, जो शिद्दत है इंटेंसिटी इज लोअर देन S2, लोअर देन S2। GMCQs याद रखें। S1 हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, S1 इज लॉन्गर देन S2। ये बात समझ गए। S1 साउंड की जो ड्यूरेशन है, लूप डुप इस तरह आता है ना, जो लूप है इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, वो ज्यादा है। इधर देखिए इस तरह लूप डुप, तो डुप जो है उसकी ड्यूरेशन कम है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। तो S1 कभी कभार MCQs ये भी आता है, द हार्ट साउंड मेन डिफरेंस बिटवीन S1 S2 इज दैट हैविंग लॉन्गर ड्यूरेशन। तो लॉन्गर ड्यूरेशन किस चीज की है, S1 की है, बट हाई फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, वो S2 की है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी ये हमारे पास किस चीज की है, S2 की वजह से है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। S3 हर्ट साउंड लिखे। व्हाट इज दी S3 हर्ट साउंड। S3 हर्ट साउंड के बारे में याद रखें, इट इज आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड, इट इज आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड। इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड इसको हम कहते हैं। अब इसकी रीजन भी लिखे, रीजन इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। MCQs आता है। ठीक है, ये इसकी रीजन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि जो S3 हर्ट साउंड है इसकी जो नॉर्मल रीजन है दैट इज प्रोड्यूस स्पेशली ड्यू टू रैपिड फिलिंग। ये किसके अंदर होता है, रैपिड फिलिंग में। अब यहाँ पे देखे S3 कमेंट्स में लेके S3 इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर ये हम नॉर्मल लेते हैं एंड एक्सरसाइज जो बंदा करता है उसमें भी, बट पैथोलॉजिकली सीन इन डैश MCQs mitral regurgitation। और नेक्स्ट इज dilated cardiomyopathy। ठीक है, we will discuss in a greater detail about dilated hypertrophic and restrictive cardiomyopathies। S3 हर्ट साउंड कुछ सिचुएशंस के अंदर हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बट इट इज क्लासिकली सीन इन सम डिफरेंट पैथोलॉजीज एज वेल। ठीक है, S3 हर्ट साउंड बच्चों में एक्सरसाइज जब बंदा करता है तो उसकी जो बॉडी डिमांड है ब्लड की वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो वीनस रिटर्न क्या होगा, ज्यादा। तो जितना वीनस रिटर्न होगा
एट्रियल फिलिंग ज्यादा होगी उतना प्रेशर के साथ ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल। और ज्यादा रैपिड फिलिंग की वजह से इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड फिलिंग की वजह से जो ब्लड आकर किसकी वाल को स्ट्राइक करेगा, वेंट्रिकल की। इससे जो प्रोड्यूस होता है साउंड उसको हम क्या कहते हैं, S3 कहते हैं। लेकिन हम सिक्यूज इधर देखें, व्हाट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब कि अगर हार्ट के मसल ऐसे वीक हो जाए जिसमें वेंट्रिकल जो है ना बियॉन्ड द लिमिट क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। तो अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में बेलूनिंग ऑफ द हार्ट की क्या हो जाए, बेलूनिंग, डायलेशन हो जाए, तो फिर ये वाल स्ट्रेच होंगे कि नहीं। जब ये स्ट्रेच होंगे तो ये ज्यादा ओपन रहेंगे, क्योंकि जब स्ट्रेच होंगे तो उसमें किस चीज की डायमीटर इंक्रीज की चांसेस होगी कि नहीं। और जब इसकी डायमीटर ज्यादा होगी तो फिर यहाँ से ब्लड जल्दी आएगा, रैपिड फिलिंग से आएगा। और जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा उस ज्यादा वॉल्यूम की वजह से जो एम्प्टी वेंट्रिकल की वो किसको स्ट्राइक करते हैं, वाल को। इससे जो प्रोड्यूस होती है साउंड उसको हम S3 कहते हैं। यार आप लोगों ने किसी खेत में वगैरह इस तरह एक नदी होती है जिसमें पानी आता है, उसमें जितना जोर से पानी आती है तो वो उसके वाल के साथ स्ट्राइक करके पानी की फ्लो की अपने एक साउंड होती है कि नहीं। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ S3 हर्ट साउंड। अब इधर देखें, माइट्रल रीगर्जिटेशन को सुन ले। माइट्रल रीगर्जिटेशन, तो रीगर्जिटेशन में बैकवर्ड फ्लो होती है, स्टीनोसिस में फॉरवर्ड डिफेक्ट है। अगर वाल्व स्टीनोसिस है वो नैरो है, रीगर्जिटेशन में क्या मसला होता है कि वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। जब माइट्रल वाल्व क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से बैकवर्ड फ्लो होगा कि नहीं। जब ब्लड यहाँ से वापस जाएगी और कुछ ब्लड इसको अपना भी आएगी तो लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड की वॉल्यूम क्या हो जाती है, ज्यादा। और वो ज्यादा वॉल्यूम जब इनिशियली किसको स्ट्राइक करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल को, इट विल प्रोड्यूस S3 हर्ट साउंड। तो S3 हर्ट साउंड इसकी जो रीजन है दैट इज कॉल्ड रैपिड फिलिंग ऑफ द ब्लड in the ventricle. When the flow of the blood with a high speed strike the walls of ventricle, it will produce S3 हर्ट साउंड। दूसरी बात, इसको हम कौन सा साउंड भी कहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं। वेंट्रिकुलर गैलोप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साउंड तब आएगी जब वो स्ट्राइक किसकी वाल के साथ करे, वेंट्रिकल। और पैथोलॉजीज माइट्रल रीगर्जिटेशन एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फोर्थ नंबर लेके S4 हर्ट साउंड। S4 हर्ट साउंड ये हमारे पास कब होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो S4 के बारे में तो यहाँ पे लिखे, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। चाहे कंडीशन जो भी हो, चाहे एज जो भी हो, S4 इज ऑलवेज टेकन टू बी पैथोलॉजिकल। सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिकल, कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिकल। रीजन क्या है, हाँ जी, what is the reason behind this S4 heart sound? हाँ जी, it is specially produced due to atrial systole। ये किस वजह से, it is produced due to abnormal atrial systole। systole mean contraction। और वो एट्रियल सिस्टोल जो S4 हर्ट साउंड प्रोड्यूस करती है इसको हम एट्रियल क्लिक भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एट्रियल क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के अंदर कि S4 हर्ट साउंड किस डिजीज या कंडीशन के अंदर ज्यादा हमें मिलता है, आंसर इज हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी इसको हम हुक्म कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी में क्या चीज थी, S3 हर्ट साउंड। S4 हर्ट साउंड किस कार्डियोमायोपैथी में होता है, हुक्म के अंदर। विच कार्डियोमायोपैथी कैन कॉज अनएक्सप्लेन सडन डेथ इन यंग एथलीट, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। इसकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करें। इसके अंदर हाइपरट्रोपी होती है, किस चीज की, कार्डियक मसल्स की। स्पेशली ये सेप्टम है, इसको हम कहते हैं अगर सेप्टम के ऊपर कार्डियक मसल की क्या हो जाए, हाँ, हाइपरट्रोपी, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टल हाइपरट्रोपी। तो अगर इस कंडीशन में देयर इज हाइपरट्रोपी ऑफ द वेंट्रिकल सेप्टम मसल, तो ये हाइपरट्रोपी की वजह से ये एरिया इंक्रीज साइज में होगा कि डिक्रीज में, इंक्रीज। और जितना ये साइज में इंक्रीज होता जाएगा तो ये वेंट्रिकल की ल्यूमिन को क्या करेगा, नैरो करेगा कि नहीं। तो फिर जो ब्लड इधर से इधर आएगा, एट्रिया को नहीं पता कि नीचे ल्यूमिन छोटा है कि बड़ा, इसने तो नॉर्मल ब्लड देना है,
तो अगर एट्रिया ब्लड देगा तो कैन द नॉर्मल ब्लड विल बी ऑक्युपाइड बाय द नैरो वेंट्रिकल? नो, ये नॉर्मल ब्लड भी इस वेंट्रिकल पे बढ़ जाएगा क्योंकि इसका ल्यूमिन क्या हो चुका है, नैरो। तो फिर ये ब्लड तो आगे जा नहीं सकता, तो ब्लड फिर सडन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और बैकवर्ड जाने की वजह से, सडन फ्लो की बैकवर्ड जाने की वजह से ये एट्रिया के लिए एक स्टिमुलस है कि वापस ब्लड क्यों आया। तो उस वापस रीगर्जिटेटिंग ब्लड के खिलाफ एट्रिया की सेल दोबारा क्या करेगी, कंट्रैक्शन, एक क्लिक करेगी। सो रीगर्जिटेटिंग ब्लड के खिलाफ whenever the atrial cell become what, contract, that condition is called S4 heart sound। तो S4 heart sound किस चीज की सिस्टोल से आती है, एट्रियल सिस्टोल अगेंस्ट रीगर्जिटेटिंग ब्लड। लेकिन यहाँ पे तो माइट्रल रीगर्जिटेशन हमने S3 भी पढ़ा है। अब ये क्रोनिक कंडीशन है, इसमें ब्लड इधर से जाती है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम, तो उसके ऊपर एट्रिया की क्लिको नहीं मिलती। लेकिन ये सडन रश है, जल्दी जाने के खिलाफ एट्रिया की सेल सडनली कंट्रैक्ट करेगी, इस वजह से जो साउंड आएगा हार्ट के अंदर वो कौन सा होगा, S4 हार्ट साउंड। तो ये किस वजह से है, हाँ जी, ये जो S4 हार्ट साउंड है इसकी जो ओरिजिन है ये वेंट्रिकल है या इसकी जो प्रोडक्शन है वो एट्रिया पे है, इसको एट्रियल गैलोप भी कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह S3 को हम वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं, इसको हम एट्रियल गैलोप भी कहते हैं, ठीक है जी। ये जो टेबल मैंने बनाए हैं CPSP के अंदर 2 MCQs जहां से कॉपी पेस्ट आएंगे, या तो वो आप लोगों से ड्यूरेशन पूछते हैं कि S1 का ज्यादा है, S2 का, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, S1 हार्ट साउंड हम कब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, ठीक है, और S2 की भी कब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, मैंने ये सारे रीजंस लेके ही एवरी पॉइंट हेयर इन दिस टेबल इज MCQs। और S3 हार्ट साउंड आप लोगों से इसकी मैकेनिज्म पूछते हैं रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से, और S4 हार्ट साउंड इज ड्यू टू द एट्रियल सिस्टोल, ये रीगर्जिटेटिंग ब्लड की वजह से होता है, विच इज ऑल द टाइम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद व्हाट, आंसर इज हुक्म, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस, ये भी MCQ इसके नीचे लेके नोट में, विच ऑफ द फॉलोइंग phase in cardiac cycle is affected in tachycardia? टैकीकार्डिया का मतलब क्या है, इंक्रीज द हार्ट रेट। जब हार्ट रेट बढ़ जाती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इन द कार्डियक साइकिल विल बी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल अफेक्ट होगी या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। टैकीकार्डिया में हमने कहा था ना कि जब हार्ट डायस्टोल में हो, हार्ट की मसल क्या हो, रिलैक्स हो, तो उसमें हार्ट की क्या हो रही है, फिलिंग। जब हार्ट की मसल कंट्रैक्ट हो जाए तो उससे हार्ट ब्लड क्या निकलती है, बाहर निकलती है। टैकीकार्डिया के अंदर क्या होती है, कंट्रैक्शन ज्यादा। जब कंट्रैक्शन रेट ज्यादा होती है तो किस चीज को टाइम नहीं मिलेगी, डायस्टोल को। जब डायस्टोल को टाइम नहीं मिलेगी तो वेंट्रिकल प्रॉपरली फिल होगी नहीं, तो जो फिलिंग है वेंट्रिकल की वो बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, हाँ जी, वो कम हो जाती है। हमने बताया था ना कि कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल। तो टैकीकार्डिया में कौन सा चीज ज्यादा बढ़ जाता है, कंट्रैक्शन। जब कंट्रैक्शन रेट बढ़ जाती है तो डायस्टोलिक फेज क्या हो जाता है, कम, तो वेंट्रिकल को ब्लड भी फिल कम होगा। तो जब टैकीकार्डिया होता है देयर विल बी रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो डायस्टोल है उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो वेंट्रिकल की जो फिलिंग रेट है वो कम हो जाती है, और अगर फिलिंग हम कम होगी तो इजेक्शन भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो टैकीकार्डिया जब भी होता है कंट्रैक्शन रेट इज हाई बट डायस्टोलिक फेज इज वेरी वेरी स्लो। जब डायस्टोल के लिए टाइम नहीं होगा तो वेंट्रिकुलर फिलिंग भी क्या हो जाती है, वो कम पड़ जाती है। क्लियर है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, S2 हार्ट साउंड splitting occur in which phase of respiration? Number 1 point,
ठीक है। नंबर 2 MCQ देखे, S2 hard sound splitting normally occur due to dash, और नंबर 3 in which congenital heart disease there is normal, there is wide and fixed splitting of S2 hard sound। भाई ये 3 क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिगार्डिंग S2। तो इसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम मैकेनिज्म से। इधर देखे, इसको मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। दिस इज पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो S2 हर्ट साउंड है इसकी प्रोडक्शन किन वाल्व की क्लोजर से होती है? सेमिलूनर वाल्व। ये चीज ज़हन में रखें, सेमिलूनर वाल्व में एओर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी है। इधर देखें, नॉर्मल जो S2 है, नॉर्मल S2 इज इक्वल टू A2 एंड P2, ये याद रखें। इसका मतलब ये है कि जो S2 है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एओर्टिक वाल्व क्लोजर एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोजर। एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज होती है, उसके बाद कौन सी वाल्व क्लोज होगी? पल्मोनरी। थोड़ी बहुत मतलब ये है डिसिचुएशन से। तो एओर्टिक, दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। और अगर किसी की S2 इस तरह आ जाए, P2 A2 आ जाए, इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ S2। ये भी अदर डिजीज हम पढ़ेंगे जिसमें S2 साउंड की जो नॉर्मल एक सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है? वो रिवर्स होता है। उन कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सल ऑफ S2। लेकिन नॉर्मली S2 की जो प्रोडक्शन है वो एओर्टिक वाल्व क्लोजर और पल्मोनरी वाल्व क्लोजर से होती है। उसकी जो सीक्वेंस है नॉर्मल वो क्या है? A2 P2 है। सुन ले, अब MCQs आता है, किस रेस्पिरेशन के किस मतलब फेज में इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है? एग्जाम में आएगा इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में, इस तरह के डिफरेंट वो आप लोगों को हिंट्स देंगे कि नॉर्मली अगर हम S2 की स्प्लिटिंग देखते हैं तो ये किस फेज में होगी। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि देखिए, मैं टेकिंग ऑक्सीजन इन एज ऑफ इंस्पायरेशन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इंट्रा नेगेटिव इंट्रा थोरेसिक प्रेशर क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो उससे वीनस रिटर्न क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो इंस्पायरेशन के अंदर वीनस रिटर्न बढ़ जाती है। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगी तो इंफीरियर वीना केवल ज्यादा ब्लड लाएगी कि कम ब्लड लाएगी? हाँ जी, ज्यादा। अब फोकस करें, जितना ब्लड ज्यादा आएगी उतना राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आएगी, और जितना ब्लड ज्यादा होगी उतना प्रेशर इस वाल पे क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इस वाल पे प्रेशर ज्यादा लगेगी। और ये वाल तो अभी तक अफेक्टेड नहीं है क्योंकि वीना के आवाज राइट साइड पे आती है। जब इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगी तो ये वाल ज्यादा देर तक क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो ये वाला वाल तो अपनी टाइम पे ओपन क्लोज होगा, तो A2 तो अपनी नॉर्मल टाइम पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन जहां पे इसने क्लोज होना था तो ज्यादा वॉल्यूम की वजह से अब ये टाइम लेगा कि नहीं? जब ये टाइम लेगा तो ये थोड़ा सा डिले क्लोज हो जाएगा। क्या क्लोज आ जाएगा? डिले। तो ये S2 की जो सीक्वेंस है इसमें स्प्लिटिंग आ गई कि नहीं? A2 अपनी टाइम पे हुआ, P2 डिले हो गया, तो ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो स्प्लिटिंग ऑफ S2 रिस्पायरेशन के किस फेज में होगी? इंस्पायरेशन में। जब हम इंस्पायर करेंगे नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड ज्यादा आने की वजह से, और ज्यादा देर तक इस वाल पे प्रेशर लगेगा, तो ये वाल क्लोज होने में क्या लगाएगा? टाइम लगाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन? आंसर इज इंस्पायरेशन। नंबर 1 MCQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन देते हैं। हाँ जी, S2 हर्ट साउंड स्प्लिटिंग नॉर्मली ड्यू टू डैश।
और दिस इज फॉर CPSP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आएगा कि अर्ली क्लोजर ऑफ एओर्टिक, डिलेड क्लोजर ऑफ एओर्टिक, अर्ली क्लोजर ऑफ पल्मोनरी, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी। तो जो नॉर्मल स्प्लिटिंग है H2 की, ये इसलिए है कि पल्मोनरी वाल अपनी टाइम से लेट क्लोज हुआ है, तो आंसर विल बी डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल। कह सकते हैं कि नहीं? इसका जो रीजन है दैट इज डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल। एग्जाम में 4-5 ऑप्शन देते हैं, डिलेड क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल, अर्ली क्लोजर ऑफ पल्मोनरी। तो स्प्लिटिंग ऑफ H2 इज ऑल द टाइम इज ड्यू टू व्हाट? आंसर इज डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें वाइड और फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ H2 होता है? वो हम देखते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके दरमियान ये कौन सा सेप्टम है? एट्रियल सेप्टम। बाई बर्थ कभी कभार बच्चों के अंदर इस सेप्टम के अंदर क्या होता है? डिफेक्ट आता है, जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड ASD। ये हम पढ़ेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज में। इसके अंदर सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट भी होता है, सेप्टम सेकंडम डिफेक्ट भी होता है। वी विल डिस्कस दिस। तो देखे, ASD इज अ टाइप ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज वेयर द फ्लो अकर या द शंट अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। इसको हम लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। कुछ होती है राइट टू लेफ्ट शंट, इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट वगैरह आती है, लेकिन ASD कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। तो इसके अंदर मिक्सिंग कहां से कहां को होगी? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ब्लड आएगी क्या? नहीं, यहाँ पे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से भी आ रही है और अपनी ब्लड इंफीरियर सुपीरियर विना केवा से भी आ रही है। तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। और ये ज्यादा वॉल्यूम किसको मिलेगा? राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल में ज्यादा वॉल्यूम आने की वजह से यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा क्या? नहीं। और उस ज्यादा प्रेशर की वजह से पल्मोनरी वाल को क्लोज होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो पल्मोनरी वाल जब क्लोज बाद में होगा तो स्प्लिटिंग वाइड हो गई कि नहीं? और इसमें रिवर्सल आ गया कि फिक्स है, A2 के बाद P2 ही आएगा, फिक्स होगा, लेकिन क्या होगा? वाइड होगा। तो वाइड एंड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ H2 which is commonly seen in a congenital heart disease that is of ASD, atrial septal defect. Answer is ASD, atrial septal defect, that is called ASD. ASD is a acyanotic congenital heart disease because इसके अंदर there is a shunting from left side to right side. Clear है? लेफ्ट साइड टू राइट साइड इसमें शंटिंग होती है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये जनाब हमारे पास जितने भी इंपोर्टेंट MCQs थे वो आप लोगों ने याद रखने। एक पेशेंट है, उसको हाइपर वॉल्यूमिया है। व्हाट इज हाइपर वॉल्यूमिया? इंक्रीज वॉल्यूम। तो हाइपर वॉल्यूमिया में S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, S4 होगा। हाइपर वॉल्यूमिया में इंक्रीज वॉल्यूम, हाँ जी, S3। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, फीलिंग ज्यादा होगी, तो ब्लड रश के साथ आएगी, और रैपिड रशिंग ऑफ द ब्लड की वजह से वेंट्रिकल वाल को जब वो स्ट्राइक करेगी तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ S3 हार्ट साउंड। तो हाइपर वॉल्यूमिया के अंदर हमेशा देयर इज S3 हार्ट साउंड। प्रेगनेंसी में S3 हार्ट साउंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि उसमें भी जनाब वॉल्यूम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ड्यूरेशन S1 की ज्यादा है कि S2 की? S1 की ज्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये किसकी ज्यादा है? ये S2 हार्ट साउंड की सबसे ज्यादा है। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट दी हार्ट साउंड। इसके बाद देखे, अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट साउंड एबनॉर्मल हो गए, दीज आर द नॉर्मल साउंड S1 S2, लेकिन अगर हार्ट साउंड विच वी हर्ड ऑन स्टेथोस्कोप विच इज एबनॉर्मल, इसको हम फिर मर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्मर्स। तो मर्मर से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट मर्मर्स होते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको हम सुन पाते हैं। अभी उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन पहले आप लोग एक लिखे क्लिनिकल सिनेरियो, फिर मैं इंशाल्लाह मर्मर की बात करता हूं। तो ये साउंड समझ गए कि नहीं? साउंड्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, फॉर एवरी स्पेशलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेके अ पेशेंट हैविंग loud S1, patient having loud S1 and mid-diastolic rumbling murmur
at the apex of heart. Apex of heart. Which of the following condition, which of the following valvular heart disease is suspected? ठीक है, which of the following heart disease is suspected? आप लोगों को जनाब ऑप्शन में mitral stenosis, ऑप्शन बी mitral regurgitation, ऑप्शन सी aortic stenosis, ऑप्शन डी aortic regurgitation और tricuspid stenosis। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस तरह आता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। तो क्विकली इसको समझने की जनाब कोशिश करेंगे, इसकी जनाब रीजंस क्या हैं। ओके, ये हम हल करेंगे इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। अननोन केस ऑफ valvular heart disease patient developed dysphagia, which of the following chambers of the heart will be hypertrophied। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर आएगा। ठीक है, इसमें से तो वो सारे चेम्बर देते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ये जो पहला वाला सवाल है ना, देखिए इसमें जो क्लू है, जो हम खुद बहुत से एग्जाम से गुजरे हैं ना, मैं जो खुद क्लू रखता हूँ, एपेक्स के ऊपर हमें वो मरमर सुनने को मिलता है। सो एपेक्स ऑफ द हार्ट इज विच एरिया? माइट्रल एरिया। हमने वो अस्कल्टेशन साइट पढ़े थे, उसमें एपेक्स ऑफ द हार्ट इज अ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड एट मिड क्लेविकुलर लाइन, हमने पढ़ा था ना। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट के ऊपर जब भी मरमर आ जाए, आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए ये माइट्रल वाल का इशू है। तो उनमें से आखिरी तीन आते हैं? नहीं आते। आंसर या इसमें है या इसमें है। ये भी याद रखे, जब भी रिगर्जिटेशन आ जाए वाल्व के अंदर, देयर विल बी होलो सिस्टोलिक मरमर। इसमें क्या चीज आएगी? होलो सिस्टोलिक। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देते हैं, आसान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, इधर देखे ये हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके दरमियान ये कौन सा वाल है? देयर इज माइट्रल वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इधर देखे स्टीनोसिस का मतलब क्या है? नैरो। इधर मुझे बताए अगर ये स्टीनोसिस है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या मिलेगी? कम मिलेगी। जब इधर ब्लड का आना कम होगा, और ये ब्लड किस कंडीशन में लेता है? हाँ जी, डायस्टोल मिलेगा ना, जब ये रिलैक्स होंगे। तो जब ये रिलैक्स होंगे तो उसको ब्लड तो कम आएगा। इधर देखे, अब जब इसकी डायस्टोल की टाइम थोड़ा हो जाए और ये डायस्टोल के मिड में पहुंच जाए, मिड में, क्योंकि डायस्टोल स्टार्ट होगा तो इसका एक एंड भी होगा ना। जब ये डायस्टोल स्टार्ट कर उसके किस में पहुंच जाए? मिड में, और इसको ब्लड नहीं आएगा तो एट्रिया में ब्लड तो बढ़ जाएगा ना। एट्रिया पुश करेगा कि उसको ज्यादा ब्लड पुश करे या कम ब्लड पुश करे, ज्यादा ब्लड दे, लेकिन वो दे नहीं सकेगा। जब इसकी डायस्टोल मिड में जाएगा तो यहाँ पे जो मरमर है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वो ज्यादा, क्योंकि ब्लड ज्यादा आने की कोशिश करेगा।
तो जो S1 है वो लाउड होगा कि स्लो होगा? वो लाउड होगा। और ये मरमर हमेशा हमें तब सुनेगा जब ये वेंट्रिकल किस फेज में चले जाएंगे? मिड डायस्टोल में। सो लाउड S1 ओपनिंग स्नैप विद मिड डायस्टोलिक मरमर जब हमें कहाँ पे सुनने को मिले? एपेक्स ऑफ द हार्ट पे। तो हमारे पास माइट्रल स्टीनोसिस है। जो माइट्रल रीगर्जिटेशन है इस मरमर के एक करेक्टर है कि वो होलो सिस्टोलिक होगा, लेकिन इट विल बी रेडिएट टुवर्ड एक्सेला। वो कहाँ पे रेडिएट करेगी? एक्सेला। तो होलो सिस्टोलिक मरमर रेडिएटिंग टुवर्ड द एक्सेला, वो क्या होगा? माइट्रल रीगर्जिटेशन। लेकिन लाउड S1 मिड डायस्टोलिक मरमर एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, दैट विल बी द क्लासिकल केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। क्लियर है? इसका मतलब ये है, तो ये किसका केस है? माइट्रल स्टीनोसिस का। नेक्स्ट MCQs मुझे ये बताएं कौन सा चेंबर है? ये आप लोगों से इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे? फिजियोलॉजी एनाटॉमी पूछ रहे कि अगर एक बंदा है उसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो वाल्व तो हमारे पास कितने हैं? सारे 4 वाल्व है। तो इन चारों में से कहीं पे भी इशू हो सकता है और उसको क्या हो जाए? डिस्फेजिया का मतलब क्या है? डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग द फूड। इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों से पोस्टीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट पूछ रहे, जो किसकी तरफ है? एसोफेगस की तरफ। आंसर इज ऑलवेज लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा एट्रियम होता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इज द पोस्टीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि जब लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रोफी होती है, लेफ्ट एट्रियम, तो मतलब ये पीछे से जाकर किसको कंप्रेस करेगी? एसोफेगस। और जब एसोफेगस कंप्रेस होगी इट कैन कॉज डिस्फेजिया। करा सकता है ना? तो वो डिस्फेजिया कराएगा। मुझे ये बताए किस कंडीशन में लेफ्ट एट्रिया की डायलेटेशन या हाइपरट्रोफी के चांसेस ज्यादा होते हैं? व्हेन द पेशेंट इज द नोन केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। तो माइट्रल स्टीनोसिस में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आती है। जब इधर ब्लड का आना कम होगा तो ज्यादा ब्लड किधर रहेगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम डायलेट होकर किसको कंप्रेस करेगी? एसोफेगस को। दैट कैन कॉज डिस्फेजिया। क्लियर है? तो चाहे केस इधर देखें, अगर एयोर्टिक स्टीनोसिस हो यहाँ पे, तो फिर किसकी डायलेटेशन होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लॉन्ग रन में जाकर किसकी डायलेटेशन होगी? लेफ्ट एट्रियम। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे डिजीज कोई भी हो हार्ट के अंदर, जब तक किस एट्रिया की डायलेटेशन नहीं होगी? एट्रिया, तो डिस्फेजिया नहीं होगी। सो पोस्टीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम। और व्हेन इट बिकम हाइपरट्रोफाइड और इट बिकम डायलेटेड इट विल कंप्रेस द एसोफेगस and it can lead to dysphagia। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताए वो कौन सा वाल्वुलर हार्ट डिजीज है? हाँ जी, कौन सा वाल्वुलर हार्ट डिजीज है जिसमें सारे चेंबर की डायलेशन हो सकती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रोपी होगी। क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रोपी। स्टिल द आंसर इज माइट्रल स्टीनोसिस। माइट्रल वाल नैरो है, ब्लड इधर से इधर आना क्या है? कम है। तो यहाँ पे ब्लड क्या है? ज्यादा। तो इसकी डायलेशन होगी क्या? नहीं। इसकी डायलेशन होगी। ब्लड तो ज्यादा इधर रह गया ना, तो ज्यादा ब्लड की वजह से एट्रिया की क्या होगी? डायलेशन। फिर पल्मोनरी वेन पे बैक प्रेशर जाएगा, वो लंग्स पे क्रिएट करेगा। लंग्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन के जरिए किसको डायलेट करेगा? और फिर ये इसको करेगा। लेकिन इसको ब्लड कम मिल रहा है, जब ब्लड मिलेगा कम तो इसकी सेल क्या हो जाएगी? एट्रोफाइड हो जाएगी। तो माइट्रल स्टीनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाती है? एट्रोपी। लेकिन बैक प्रेशर से जाकर सारी चेंबर की क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है। So mitral stenosis is a valvular heart disease in which can lead to ventricular atrophy on left side, but it can cause dilation of all chambers of the heart except left ventricle। Clear है? Left ventricle के अलावा। Okay, अब कुछ important murmurs और ये समझ गए क्या नहीं? ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, mitral stenosis की वजह से यंग एजेस के अंदर मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड इज mitral valve। ओल्डर एजेस के अंदर मोस्ट कॉमनली वाल्व टू बी अफेक्टेड इज अयोर्टिक वाल्व। ये भी याद, ये मैंने आप लोगों को लिखा भी था। माइट्रल वाल्व ये यंग एज के अंदर ज्यादा अफेक्ट होता है, और जो अयोर्टिक वाल्व है ये किस एज के अंदर ज्यादा अफेक्ट होता है? ओल्डर में। और ट्राइकस्पिड वाल्व आईवी ड्रग एब्यूजर्स के अंदर ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि ड्रग एब्यूजर जो भी ड्रग लेते हैं वो तो वेन में डालते हैं, तो इन्फीरियर वीना केवा के जरिए वो पहले किधर आएगी? राइट एट्रियम। और पहले किस वाल्व को फेस करेगी? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आईवी ड्रग एब्यूजर में मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड इज ट्राइकस्पिड। लेकिन यंग एजेस के अंदर क्या है? माइट्रल वाल्व है। ओल्डर एजेस के अंदर एयोर्टिक वाल्व होता है। ठीक है, ये लिख ले। ओके, इंपोर्टेंट मर्मर्स ये याद रखने हैं आप लोगों ने, इंपोर्टेंट मर्मर्स। ठीक है, इसकी हम अभी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं।
कि कौन कौन सी जनाब इंपॉर्टेंट मर्मर हैं। अब मैं 3 चीजें बताने लगा हूँ। व्हाट इज मर्मर? इट इज द एबनॉर्मल हर्ट साउंड विच वी हर्ट ऑन स्टेथोस्कोप। मर्मर हमारे पास कितनी किस्म की है? एनीवन कैन क्लासिफाई द मर्मर? हाँ जी, 3 किस्म की है। कुछ मर्मर हम सुनते हैं हार्ट में व्हेन द हार्ट इज इन द स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन स्टेट को क्या कहते हैं? सिस्टोल। उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक मर्मर। कुछ मर्मर हम तब सुनते हैं व्हेन द हार्ट इज इन द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, तो उसको डायस्टोलिक मर्मर कहते हैं। और कुछ मर्मर ऐसी भी है कि वो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में होते हैं, उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस मर्मर कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द हार्ट वी हर्ट द मर्मर। इट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले लेके सिस्टोलिक मर्मर्स। सिस्टोलिक मर्मर्स, हाँ जी। कुछ मर्मर हम क्या पढ़ेंगे? डायस्टोलिक मर्मर्स, हाँ जी। और आखिर में ऐसा मर्मर जो सिस्टोल डायस्टोल दोनों में हमें सुनने को मिले, उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर कैन बी हर्ड इन बोथ सिस्टोल एज वेल एज इन डायस्टोल। ये क्लियर है? ये हमारे पास जनाब मर्मर की 3 जनाब टाइप्स है। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि वो कौन से मर्मर है जो हम सिस्टोल में सुनेंगे, वो कौन से मर्मर है जो हम डायस्टोल में सुनेंगे। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगा हूं। देखिए, इसकी फिजियोलॉजी तो बहुत लंबी है, लेकिन ट्रिक ये है, आप लोगों को शायद ये चीज पसंद भी आ जाए और आसानी से याद भी करे। ये कौन सा एट्रियम है? राइट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जल्दी बताना है, यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व। और यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है। ये 4 वाल्व है ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है। इन दोनों को राइट साइडेड वाल्व कहते हैं, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट पे है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? लेफ्ट साइडेड वाल्व। सिर्फ एक चीज जहन में ये मेमोराइज कर ले टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजी बहुत लंबी। ये बस मेमोराइज करे कि हर वाल्व के साथ 2 चीजें हो सकती है। या तो वो वाल्व प्रॉपरली ओपन नहीं हो सकता, जिससे आगे ब्लड की फ्लो क्या होगी? कम, उसको स्टीनोसिस कहते हैं। या तो वाल्व से आगे ब्लड जाएगी लेकिन वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा, तो उससे वापस ब्लड आएगी, उसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व की अगर नेयरविंग हो जाए तो क्या है? माइट्रल स्टीनोसिस। और अगर इससे वापस ब्लड जाए तो माइट्रल रीगर्जिटेशन। इससे अगर आगे ब्लड कम जाए तो क्या है? एओर्टिक स्टीनोसिस। और अगर वापस जाए तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन। यहाँ पे क्या है? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। यहाँ पे पल्मोनरी स्टीनोसिस तो पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। वैसे कौन से साइड के वाल्व ज्यादा अफेक्ट होते हैं? लेफ्ट साइड के। ये यंग एजेस के अंदर है और ये ओल्डर एजेस। और ये किस में है? ड्रग एब्यूजर्स में। 2 चीजें याद रखें, जो वाल्व लेफ्ट साइड के है, कौन से साइड के? लेफ्ट पे, और उसमें जनाब हो जाए कौन सी कंडीशन? रीगर्जिटेशन, चाहे वो माइट्रल की हो या एओर्टिक की हो, इसकी मर्मर हम सुनते हैं सिस्टोल में। किस में? सिस्टोल। अभी हमने माइट्रल स्टीनोसिस की बात की ना, वो मिड डायस्टोलिक मर्मर था, तो हम किस में सुनते हैं? डायस्टोल में। लेफ्ट साइड के जो वाल है, ये मेमोराइज करें, लेफ्ट साइड के जो वाल है, इसकी अगर क्या हो जाए? रीगर्जिटेशन, तो हम किस में सुनेंगे? सिस्टोल में। किस में? सिस्टोल में। सिस्टोल, ठीक है। क्योंकि एओर्टिक स्टीनोसिस अभी मैंने पढ़ाया, उसमें कौन सा मर्मर है? मिड डायस्टोलिक मर्मर है। तो स्टीनोसिस में कौन सी मर्मर है? डायस्टोलिक। लेकिन रीगर्जिटेशन में कौन सी मर्मर है? सिस्टोलिक। तो लेफ्ट साइड के जो दोनों वाल है, इसकी रीगर्जिटेशन में कौन से मर्मर है? सिस्टोलिक है। लेकिन ये अपोजिट है राइट के लिए। अगर राइट साइड की कौन सी हो जाए तो उसमें भी सिस्टोलिक मर्मर है, ये याद रखें। तो राइट साइडेड स्टीनोसिस कैन कॉज ऑफ सिस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट साइडेड रीगर्जिटेशन कैन कॉज ऑफ सिस्टोलिक मर्मर। लेकिन इसकी अगर स्टीनोसिस लेफ्ट साइड पे हो जाए तो कौन सा है? डायस्टोलिक मर्मर। और इसकी रीगर्जिटेशन क्या कराती है? डायस्टोलिक मर्मर कराती है। ये मेमोराइज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं आगे आप लोगों को मजीद भी बहुत आसान कराता हूँ। लेकिन इधर देखे मुझे बताएं, अदनान बताए, इसमें माइट्रल की कौन सी कंडीशन आएगी? स्टीनोसिस रीगर्जिटेशन, माइट्रल रीगर्जिटेशन। इसमें क्या चीज आएगी? माइट्रल रीगर्जिटेशन।
हाँ, इसमें दूसरी कौन सी आएगी? एयोर्टिक रीगर्जिटेशन। ये कौन सी साइड की वाल्व है? लेफ्ट साइड की क्या राइट साइड की? ये लेफ्ट साइड की वाल है, तो सिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट साइड की वाल में किस में मिलती है? रीगर्जिटेशन। लेकिन ये कौन सी? ट्राइकस्पिड की क्या होगी? स्टीनोसिस। ये तो राइट साइड की वाल है ना। और इसके बाद पल्मोनरी की भी क्या होगी? स्टीनोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट साइड वाल है इसकी स्टीनोसिस में सिस्टोलिक मर्मर है, लेकिन लेफ्ट साइड की रीगर्जिटेशन में सिस्टोलिक मर्मर आएगी। अब क्लियर है? अब इधर देखें, अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, सुन ले, होलो सिस्टोलिक मर्मर, और ये यकीन करें दिस क्वेश्चन आई फेस बाय माई सेल्फ, ठीक है। अब पेशेंट डायग्नोज, सिनेरियो लंबी होगी कि पेशेंट को ये था अनस्कल्टेशन, यहाँ पे पॉइंट सुन ले, अनस्कल्टेशन द पेशेंट हैविंग होलो सिस्टोलिक मर्मर। क्या है? होलो सिस्टोलिक मर्मर। इसका एक और नाम भी है, एनीवन कैन टेल मी? होलो सिस्टोलिक मर्मर इज आल्सो नोन एज पेन सिस्टोलिक मर्मर। इसको हम क्या कहते हैं? पेन सिस्टोलिक मर्मर। तो ये सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है कि डायस्टोलिक है? सिस्टोलिक। अगर होलो सिस्टोलिक मर्मर या पेन सिस्टोलिक मर्मर आ जाए और उसकी करेक्टर ये हो रेडिएट टू एक्सेला, कहाँ पे रेडिएट कर रहा हो? एक्सेला में। सिनेरियो जितनी लंबी हो लेकिन अस्कल्टेशन पे कौन सा मर्मर हो? होलो सिस्टोलिक, और फिर उसकी करेक्टर ये हो कि वो कहाँ पे रेडिएट करता है? एक्सेला। दैट इज माइटल रीगर्जिटेशन until proven otherwise. So it is best hard. तो माइटल वाल्व किधर है? क्वेश्चन ये भी आता है कि a patient diagnosed for some valvular heart disease, auscultation shows hollow systolic murmur radiate to the axilla. The best area for this murmur to be heard at dash. Answer is apex of the heart. क्योंकि माइटल वाल्व तो एपेक्स पे है, तो माइटल वाल्व एपेक्स पे, तो एरिया फॉर दिस मर्मर इज द बेस्ट टू हर्ट इज एपेक्स। किस स्पेस के अंदर? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टर्नम एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाए कि फॉर एग्जांपल इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, ये देखें, इसमें आयोटिक रीगर्जिटेशन, इसका जो मर्मर है इसको हम कहते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर रेडिएट टू दी कैरोटिड। कहां पे रेडिएट करता है? कैरोटिड। और इस इजेक्शन सिस्टोलिक की बजाय कुछ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बताएंगे क्रीसेंडो, हाँ जी, डी क्रीसेंडो, ये नाम सुना है कि नहीं? अगर ये आ जाए क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो, कभी उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ती है कभी कम होती है, उतार चढ़ाव उसमें आता है। क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो इज इजेक्शन सिस्टोलिक क्लिक मर्मर which is radiating toward the carotid, that will be the hallmark of aortic regurgitation. तो aortic regurgitation के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर पाया जाता है। अब आते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड के अंदर होलो सिस्टोलिक मर्मर आता है। होलो सिस्टोलिक बेस्ट हार्ट एट स्टर्नल बॉर्डर। हाँ, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अब एग्जाम में बैठे हैं, होलो सिस्टोलिक मर्मर आ गया, जहन ब्लॉक हो गया कि यार माइटल रीगर्जिटेशन है कि ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। नंबर 1 वो होलो सिस्टोलिक मर्मर जिसकी करेक्टर कहाँ पे जा रही हो? एक्सेला, ये हमेशा माइटल रीगर्जिटेशन है। अगर ये नहीं है वो होलो सिस्टोलिक मर्मर जो हम कहाँ पे सुन सके? एपेक्स में, तो वो क्या है? माइटल रीगर्जिटेशन। या वो होलो सिस्टोलिक मर्मर जो हम सुन सके एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम, ये क्या है? सुनते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एट द स्टर्नल बॉर्डर। स्टर्नम बॉर्डर के साथ ये हम सुन लेते हैं, तो हमारे पास ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस है। पल्मोनरी स्टीनोसिस, इसमें ये भी सिस्टोलिक मर्मर होता है। सिस्टोलिक मर्मर बेस्ट हार्ट एट पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी एरिया हम कहाँ पे सुनते हैं?
पल्मोनरी वाल्व किधर है? एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये हम सुनेंगे। ये तो जनाब वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास कौन से मरमर आते हैं? आंसर इज सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, अब आते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डायस्टोलिक मरमर आते हैं। तो डायस्टोलिक मरमर माइट्रल स्टीनोसिस के साथ होता है, माइट्रल स्टीनोसिस। फिर ये आयोटिक, हाँ जी, आयोटिक किसके साथ होगा? माइट्रल स्टीनोसिस एंड आयोटिक रीगर्जिटेशन, आयोटिक रीगर्जिटेशन। ओके, माइट्रल स्टीनोसिस में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है। ठीक है, आयोटिक जो सिस्टोलिक, आयोटिक स्टीनोसिस है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, ये तो स्टीनोसिस है। ये क्या है? ये स्टीनोसिस है। मतलब आयोटिक माइट्रल रीगर्जिटेशन आयोटिक स्टीनोसिस है। ठीक है, माइट्रल ट्राइकस्पिड, माइट्रल और ट्राइकस्पिड, ये सुन ले, ये मैं इधर आ रहा हूं, रीगर्जिटेशन, इधर फोकस करें, रीगर्जिटेशन। एवी वाल और पल्मोनरी सिम्लुनर वाल, इधर देखे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आसान कराता हूँ। ये जो हमने वाल पढ़े थे, ये कौन से वाल है? ट्राइकस्पिड और माइट्रल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? एवी वाल। ये क्या है? सेमिलुनर वाल। एवी वाल माइट्रल और ट्राइकस्पिड है। इसकी जब भी हमारे पास क्या होती है? रीगर्जिटेशन, इसमें सिस्टोलिक है। लेकिन जो सेमिलुनर है, इसकी कॉम्बिनेशन स्टीनोसिस से क्या आती है? सिस्टोलिक वाल। बात क्लियर है कि नहीं? तो इधर देखें, हमारे पास एवी वाल, एवी वाल, इसकी अगर दोनों की क्या हो जाए? स्टीनोसिस, या इसकी दोनों की क्या हो जाए? रीगर्जिटेशन। सुन ले, दोनों की एवी वाल की अगर रीगर्जिटेशन हो जाए तो उसमें हमारे पास कौन सी मरमर आएगी? सिस्टोलिक मरमर आएगी। और अगर इन दोनों की स्टीनोसिस हो जाए तो उसमें क्या चीज आएगी? इसमें डायस्टोलिक मरमर आएगी। तो हमने माइट्रल स्टीनोसिस अभी पढ़ लिया था ना, उसमें क्या था? मिड डायस्टोलिक मरमर। इसमें क्या था? मिड डायस्टोलिक मरमर। लेकिन माइट्रल रीगर्जिटेशन में क्या है? होलो सिस्टोलिक मरमर रेडिएटिंग टुवर्ड दी वेयर? एक्सेला। तो देखे, माइट्रल और ट्राइकस्पिड, माइट्रल ट्राइकस्पिड, ये दोनों कौन से हैं? दीज बोथ आर एवी वाल्व। लेकिन ये दोनों क्या है? ये हमारे पास सेमिलुनर वाल्व है। तो एवी वाल्व की रीगर्जिटेशन से क्या होता है? सिस्टोलिक। लेकिन एवी वाल्व की स्टीनोसिस से हमें कौन से मिलेंगे? डायस्टोलिक मरमर। तो यहाँ पे आप लोग सीक्वेंस में लेके आसान हो जाएगा। माइट्रल के बाद आप लोग लेके ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। लेकिन इसके बाद क्या लिखना है? आयोटिक रीगर्जिटेशन, आयोटिक रीगर्जिटेशन। और इसके बाद क्या लिखना है? पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। फोकस समझ आ गई कि नहीं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाल, पल्मोनरी और एयोटिक को सेमिलुनर कहते हैं, ट्राइकस्पिड और माइट्रल को क्या कहते हैं? एवी वाल्व कहते हैं। एवी वाल्व की अगर स्टीनोसिस हो जाए, क्या हो जाए? स्टीनोसिस, डायस्टोलिक मरमर आएंगे। लेकिन एवी वाल्व की अगर रिगर्जिटेशन हो जाए तो फिर सिस्टोलिक मरमर आएंगे। अपोजिट फॉर सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व की अगर स्टीनोसिस हो जाए, स्टीनोसिस, सिस्टोलिक मरमर आएंगे, लेकिन उनकी रिगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मरमर आएंगे। याद रहेगी क्या? नहीं? ये मैं आगे आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज भी लिखूंगा, उसमें मजीद हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा मरमर जो हम एपेक्स ऑफ द हार्ट पे सुने और वो मिड डायस्टोलिक मरमर हो, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मरमर, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मरमर। देखे, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मरमर, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। इसमें S1 लाउड होगा कि लो? देयर विल बी लाउड S1. So loud S1 opening snap at the mid diastolic rumbling murmur at the apex, that is a characteristic finding of mitral stenosis. क्लियर है? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, इसकी भी वही मरमर है, ठीक है, कि सिस्टोलिक मरमर है, ट्राइकस्पिड एरिया पे सुनते हैं, नट कॉमन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न मेंशन है। इयोटिक रिगर्जिटेशन याद रखे, इसकी मरमर होती है अर्ली डायस्टोलिक मरमर, अर्ली डायस्टोलिक मरमर, अर्ली डायस्टोलिक, क्योंकि इसके अंदर इयोटिक वाल्व की प्रॉपर क्या नहीं हो पाती?
क्लोजिंग नहीं हो पाती। तो जब डायस्टोल में हो जाएगी वेंट्रिकल तो उससे बैकवर्ड फ्लो भी आएगी, तो उस दौरान जो है ना वेंट्रिकल के अंदर एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, और पल्मोनरी रीगर्जिटेशन इज आल्सो नॉट कॉमन। तो डायस्टोलिक मर्मर में ये दो चीजें हैं, मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर एट एपेक्स ऑफ द हार्ट, apex of heart, that is a classical finding in what mitral stenosis। लेकिन यहाँ पे जो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन है इसमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, अब इसको देखें कौन सा कंडीशन है कार्डियोवास्कुलर जिसके अंदर हमें सिस्टोल में भी मर्मर मिले और डायस्टोल में भी मिले कंटिन्यूअस, दैट इज पीडीए। वेरी गुड। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, वी विल स्टडी दिस इन अ ग्रेटर डिटेल इन कमिंग लेक्चर कि व्हाट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये क्या है, दैट इज पीडीए। पीडीए ठीक है, ये तो हमने सिर्फ लिस्ट बनाई, इस एक एक पे मैंने आप लोगों को फिर आगे एमसीक्यूज लिखने हैं कि वो एमसीक्यूज में हमसे किस तरह वो क्वेश्चन पूछेंगे। पीडीए के अंदर क्या होता है, इट इज अ शंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एयोर्टा बिफोर द बर्थ व्हेन लंग्स आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, लंग्स बर्थ से पहले काम नहीं करते, व्हेन द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग so the blood is shunt from pulmonary trunk to aorta by the help of ductus arteriosus। इसको आफ्टर द बर्थ 2 to 3 डेज के अंदर 48 to 72 आवर में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। बट दिस डक्टस आर्टेरियोसस स्टिल रिमेन ओपन इवन आफ्टर द बर्थ, कंडीशन इज कॉल्ड पीडीए। और पीडीए के अंदर जो मर्मर है इट इज कंटिन्यूअस मर्मर और मशीनरी मर्मर, इसको हम मशीनरी मर्मर भी कहते हैं। मैं 2 सेंटेंसेस बोलने लगा हूँ, अंडर एग्जाम दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसने बर्थ दी है प्रीमेच्योर, प्री टर्म बेबी के अंदर मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट इज पीडीए। नंबर 1 एमसीक्यूज, पीडीए की जो रिस्क फैक्टर में आती है वो प्री टर्म बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी। और अगर एक फीमेल है वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है, हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होता है। क्या होता है, हाइपोक्सिया की वजह से इस डक्ट को क्लोज होने में फिर क्या लगता है, ज्यादा टाइम। तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल रहती है, एग्जाम में ये भी बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड शोज नॉर्मल फीटस विद नो एबनॉर्मलिटी, बट उसके बावजूद भी बच्चे को अगर कोई रिस्क है आगे तो वो किस चीज की है, पीडीए की है। तो 2 चीजें याद रखें, प्री टर्म बच्चे में पीडीए के चांसेस ज्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट स्पेशली इन अ प्री टर्म बेबी इज ऑफ पीडीए। और हिल स्टेशन पे हाई एल्टीट्यूड पे कोई फीमेल रहती है और उसकी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड शोज नॉर्मल फीटस, नो का एनॉमली, बट स्टिल इफ देयर इज अ डिफेक्ट चांस आंसर विल बी पीडीए। ये पीडीए होती है। ठीक है, तो इसका एमसीक्यूज ये आप लोगों ने याद रखना है, वेरी कॉमनली आस्क्ड, इंपोर्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एक केस लेके इसमें फिर आप लोगों को आगे जनाब बताऊंगा, अननोन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये इसके साथ ऐड कर लीजिए। अननोन केस ऑफ LVH stand for left ventricle hypertrophy presented with significantly increase in diastolic volume, presented with significantly increase, EDV stand for end diastolic volume and increase aortic pressure and aortic pressure with diastolic murmur and pulse pressure is 80। ये डायग्नोज किया है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, नोन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कर गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी, इस लिस्ट का मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूं कि
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारे पास कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व। और यहाँ पे कौन सा वाल्व है? एयोर्टिक वाल्व। इधर देखिए एलवीएच के साथ पेशेंट आए हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी इशू इधर है ना, इसका मतलब कि किस वाल्व का इशू होगा? एयोर्टिक वाल्व। इधर क्लिक आ जाता है इंसान को कि मसला इधर है। अगर ये नैरो है, नैरो, तो फिर भी हाइपरट्रोफी हो सकती है, ब्लड नहीं जाएगी। और अगर ये आयोटा को ब्लड दे रही है लेकिन प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती, तो जो ब्लड वापस आएगी वेंट्रिकल में और कुछ इसमें अपना हो, तो वो ज्यादा ब्लड फिर नेक्स्ट में निकालेगी कि कम? ज्यादा, क्योंकि इसका अपना ब्लड तो अपना है जो ऊपर से आ रहा है ना, लेकिन कुछ बैकवर्ड फ्लो से भी जा रही है, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। उस ज्यादा वॉल्यूम को अगेंस्ट एयोर्टा प्रेशर निकालना हाई प्रेशर चाहती है, तो ये अपना मसल साइज बढ़ाएगी कि कम करेगी? तो फिर भी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगी? हाइपरट्रोफी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी से मुराद क्या हुआ कि एग्जाम के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन इसमें स्टक हो गया, क्या तो अयोर्टिक स्टेनोसिस है या अयोर्टिक क्या है? रीगर्जिटेशन है, ये जहन में आया। फिर आगे चलते हैं, ये कहते हैं कि इस बंदे की एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? वो ज्यादा है। व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। अब इधर देख, इसको जो पहला ब्लड आ रहा था अपना, फॉर एग्जाम्पल 140 ml ब्लड है जो इसको नॉर्मल आ रहा है, जिसपे अपना ये डायस्टोल क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। और क्या स्टार्ट कर रहा है? सिस्टोल स्टार्ट करेगा। तो इस वॉल्यूम के साथ वो ब्लड भी तो मिल रहा है जो वापस आ रहा है ना, जिसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? अगर ये स्टीनोसिस होता, स्टीनोसिस, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना ना बढ़ता, क्योंकि इसके साथ एडेड ब्लड तो नहीं आता ना, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा स्टीनोसिस में बढ़ेगा कि रीगर्जिटेशन? तो जहन रीगर्जिटेशन की तरफ चला गया। अब क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, एयोर्टिक प्रेशर भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बार बार आ रहा है और जा रहा है, प्रेशर भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ब्लड निकलेगा कि कम? ज्यादा। तो हाई ब्लड निकलेगा, मोर ब्लड, तो प्रेशर, एयोर्टिक प्रेशर ज्यादा होगा। और पेशेंट को मरमर कौन सा है? डायस्टोलिक। ये सेमिलूनर वाल में आता है कि एबी वाल में? तो सेमिलूनर वाल में अगर स्टीनोसिस हो तो फिर क्या है? सिस्टोलिक मरमर है। और अगर इसमें क्या हो? इधर देख यार, मैंने इस तरह भी याद किया था एग्जाम में, ये कौन सा वाल में आता है? सेमिलूनर। सेमिलूनर में अगर एस का मतलब कौन सा इशू हो? मतलब अगर इसका जनाब सिस्टोलिक, सेमिलूनर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सेमिलूनर वाल में अगर हम फॉर एग्जांपल किस चीज को मालूम करें? एस फॉर एस, स्टीनोसिस, तो एस फॉर नेक्स्ट एस, दिस मरमर विल बी सिस्टोलिक। इस तरह याद रहेगा कि नहीं? सेमिलूनर वाल में पल्मोनरी और एयोर्टिक आता है, अगर इसकी क्या हो? स्टीनोसिस, तो स्टीनोसिस में कौन सा मरमर आएगा? सिस्टोलिक आएगा। लेकिन यहाँ पे तो मरमर क्या है? डायस्टोलिक है, तो फिर ये स्टीनोसिस नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? रीगर्जिटेशन। तो दिस आंसर इज अयोर्टिक रीगर्जिटेशन। क्लियर है? एक चीज और सीख ले, अनदर थिंग, यहाँ पे पल्स प्रेशर भी दिया है। पल्स प्रेशर कितना है? 80। व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर का मतलब क्या है? पल्स प्रेशर मालूम करने का तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में। इट इज द डिफरेंस ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर है? अब इधर मुझे ये बताए, नॉर्मल हेल्दी हार्ट की बात कर रहा हूं, हेल्दी हार्ट, कितना वॉल्यूम अगर वेंट्रिकल में आ जाए तो उस पर वो अपना डायस्टोल एंड करता है? 140 ml। और कितना वॉल्यूम मैक्सिमम वो इनमें से निकाल सकता है जिस पर वो अपना सिस्टोल एंड करे? 70। तो कितना वॉल्यूम स्टिल ब्लड वेंट्रिकल में रहता है? 70 ml। दिस इज द वॉल्यूम एट विच द वेंट्रिकल एंड देयर ऑफ डायस्टोल। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को प्रीलोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीलोड। और ये वो वॉल्यूम है जिस पर ये मैक्सिमम क्या करे? कंट्रैक्शन करे, सिस्टोल करे। तो फिर भी स्टिल कितना रहता है? 70। एयोर्टिक रीगर्जिटेशन में क्या होता है? ये जो 70 ml, इधर देखे 70 ml, अब यहाँ पे या फॉर एग्जांपल इसको हम 70 ml, ये जनाब इधर देखे आसान, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक बीपी माइनस किसके दरमियान डिफरेंस है? डायस्टोलिक। ये मैं आप लोग को वो बताया था, एंड डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट बीपी बन जाती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट टीपीआर से क्या बनता है? ब्लड प्रेशर हाई और लो,
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लेकिन उस चक्करों में अभी नहीं पढ़ते, वो अलग लेक्चर में। पल्स प्रेशर इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है? तो पल्स प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 40। ये कितना है? ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है कि ये ब्लड जो वापस आएगी तो उसकी कंट्रैक्शन स्पीड ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। तो सिस्टोलिक बीपी इन लोगों में क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो 120 की बजाय सिस्टोलिक का ही 220 पे चली जाएगी, क्योंकि सिस्टोल ज्यादा हो गया। लेकिन डायस्टोल याद रखे, जब नॉर्मली ये वाल कम बंद हो जाती है तो फिर ये डायस्टोल में जाएगा। ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, वो तो जनाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली डिपेंड अपॉन द क्लोजर ऑफ अयोर्टिक वाल। जब अयोर्टिक वाल क्लोज नहीं होगा तो ब्लड अयोर्टिक वाल पे प्रेशर कम लगाएगा कि ज्यादा? शाबाश। जब ये अयोर्टिक वाल क्लोज होता तो फिर ब्लड अयोर्टा में रह जाता। तो ब्लड में जब अयोर्टा में ब्लड रह जाता है तो उसकी वाल पे थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएगी ना, और इसकी क्लोजर तब होती है जब ये किस में चले जाए? डायस्टोल। व्हेन वेंट्रिकल गोज इन डायस्टोल, aortic wall is closed, and the amount of blood which apply pressure on the wall of aorta is called which BP? Diastolic BP। अगर aortic wall close नहीं हो पाता तो ब्लड aorta में रहेगी कि वापस जाएगी? वापस जाएगी। तो इधर ब्लड का रहना क्या हो जाएगा? कम। तो कम प्रेशर लगेगा, ज्यादा? कम। लेकिन ब्लड इधर आ गया तो निकलने में ज्यादा प्रेशर, सिस्टोलिक बढ़ती जाएगी, डायस्टोलिक कम होती जाएगी। तो सिस्टोलिक फॉर एग्जांपल 220 पे जाएगी, इसका डबल, और ये इसका हाफ हो जाएगा, 40 पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लेते तो इससे ये अगर हम माइनस करें तो 180 आता है कि नहीं? तो पल्स प्रेशर बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? तो ऐसा वाल्वुलर हार्ट डिजीज जिसमें पल्स प्रेशर क्या हो जाती है? कई फोल्ड बढ़ जाती है। तो ये वाल्व ओपनिंग का इशू है कि वाल्व क्लोजिंग का इशू है? क्लोजिंग। दैट इज aortic regurgitation। Aortic regurgitation is a valvular heart disease which all the time leading to increase of pulse pressure। Clear है? So this part today, tomorrow we will discuss this also some topics along with that। दो चीजें, AV valve की stenosis, diastolic murmur, AV valve की regurgitation, systolic murmur। सेमिलुनर वाल्व की स्टीनोसिस, सिस्टोलिक मर्मर, उसकी रिगर्जिटेशन, डायस्टोलिक मर्मर। और वो मर्मर जो सिस्टोल डायस्टोल दोनों में हो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस मर्मर, व्हिच इज सीन इन PDA पेशेंट।